हेलो एंड नमस्कार गाइज। कल हमारा यूको बैंक एलबीओ का ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मैंने इस साल जो 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, कौन से आईबीपीएस पीओ, यूनियन बैंक एलबीओ और इंडियन बैंक एलबीओ, इनके थ्रू कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स रियलाइज़ किए जो मुझे लगता है शायद वो आपको अपना फाइनल सिलेक्शन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो यूको बैंक एलबीओ में मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर ये कोई सरप्राइज़ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। मेरा अटैम्प्ट बहुत कम या फिर लेस साइड पे था, तो इसलिए मैं यूको बैंक एलबीओ में इंटरव्यू के लिए कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सम ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, सो फॉर देम आई विल summarize the video in English at the end of this video, so they can go and watch the last part of this video for English. Okay, so welcome back to the channel. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो बहुत कंसाइजली मैं आपको ये पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एजुकेशन या फिर ग्रेजुएशन के बाद गैप है, तो गैप पहले तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि गैप क्या है। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद आप जब इंटरव्यू देने को जा रहे हो, तो उसके बीच का जो टाइम है वो 5 इयर्स और उससे ज़्यादा है, तो आपको गैप पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इस पीरियड में अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है या फिर कहीं पे काम किया है, तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें से अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको ये जो आपका गैप है वो अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक अच्छा सा आंसर आपके गैप के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब हम गैप का आंसर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखिए, गैप का आंसर ऐसे कुछ जनरलाइज्ड आंसर हम यहाँ पे बता नहीं सकते। आपको अपना इंडिविजुअली पर्सनलाइज्ड एक आंसर तैयार करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप किन की हेल्प ले सकते हो, तो कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ दे दीजिए। वहाँ पे जो भी फैकल्टी होगी उनके साथ डिस्कस करके एक आंसर आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक पहली बात होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, अगर आपने कोई ऐसा आंसर प्रिपेयर किया तो उस पर आपको काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो इट्स बेटर कि आप कुछ बोलिए मत, जो कुछ अपना है ऑनेस्टली आंसर बता दीजिए। पर अगर कोई आंसर आप बना रहे हो तो उस पर काउंटर क्वेश्चंस के बारे में भी आपको खुद को ग्रिल करना पड़ेगा। अच्छे खासे आंसर्स उनके भी आपको तैयार रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है आपके इंटरव्यू के लिए जो ड्रेस कोड आप पहनते हो उसके रिगार्डिंग। अब देखिए गाइज, आप अगर फ्रेशर हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो के 2-3 साल हुआ है, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनका ज़्यादा गैप है, मतलब 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा गैप है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लेज़र मत पहनिए। ठीक है, एक सिंपल वाइट फुल शर्ट, उस पर आप एक टाई पहन सकते हो और फॉर्मल पैंट्स। ठीक है, इतना ही आप पहन के जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ नीडफुलनेस तैयार हो जाता है। तो उनको लगता है कि हाँ भाई, इसको थोड़ी सी जॉब की ज़रूरत है। अब ये हर एक के बारे में होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हेल्प आपको इंटरव्यू में हो सकती है। तो ब्लेज़र पहनना ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अगर बाकी के कैंडिडेट्स को ब्लेज़र पहने हुए देख के आपका कॉन्फिडेंस अगर गिरता है, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप सीधे अपना ब्लेज़र पहन के जाइए। लेकिन अगर आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंट हो खुद के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लेज़र मत पहनिए। ठीक है, उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। जिनका भी गैप है उनके लिए स्पेशली ये मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग। अब बैंकिंग अवेयरनेस में आपका करंट का भी पार्ट आ जाएगा और स्टैटिक का भी पार्ट आ जाएगा। देखिए गाइस, जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना, अगर आपको कोई लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मैंने आपको पूछा कि मुझे बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था यूनियन बैंक एलबीओ में। ठीक है, तो ऐसे वक्त पे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कुछ तो डेफिनेशन उन्होंने पढ़ी रहती है, वो बता देते हैं। तो ये नहीं करना है यहाँ पे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें एक सीन है, आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ मशीन करके एक क्वेश्चन पूछते हैं। उनमें एक प्रोफेसर है, तो वो पूछते हैं, तो वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। एक तो हमारा छत्तूर आंसर करता है और एक रैंचो आंसर करता है। तो उनमें से आपको रैंचो बनना है। ठीक है,
तो उस जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसकी डेफिनेशन वहाँ पे आपको बतानी नहीं है, मतलब एक तरह से डेफिनेशन ही बतानी है, लेकिन वो आपको अपने खुद के वर्ड्स में बतानी है। जैसे कि आप किसी अपने घर वाले कोई भाई को या फिर अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो, उस लैंग्वेज में आपको वहाँ पे वो आंसर्स देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जो उन्होंने कुछ डेफिनेशन रट के गए रहते हैं ना, वही वहाँ पे बता देते हैं। तो वो तो सब लोग बताएंगे, आपको अपना अलग से इंप्रेशन डालने के लिए वहाँ पे कुछ तो अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। तो आपको वो उस तरह से क्वेश्चंस बताना है। अब मैंने जब प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ हमारे इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं जो अंडर डेवलप्ड है, या फिर जिनके पास ज़्यादा डेवलपमेंट पहुंची नहीं है, या फिर कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस रहते हैं जिनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इन सेक्शंस को बैंक क्रेडिट दे, इसलिए बैंक्स को इंसेंटिव्स दे देती है। तो उसके थ्रू बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट इन सेक्टर्स को दे, इसलिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का चीज़ किया जाता है। और उसके बाद आप जो बाकी के जो लिमिट्स रहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर को कुछ तो 18% रहता है, एमएसएमई को 7.5% रहता है, वो सब वो बाद में बता सकते हो, ठीक है। वो जनरली हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट रट के गया रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे दिखाना है। ये नहीं दिखाना है कि मैं रट के आया हूँ और ये लीजिए ये डेफिनेशन है, ऐसे नहीं करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके इंटरव्यू के लिए। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना है। अगर ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो, पॉसिबल है, तो ऑफलाइन दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो मॉक इंटरव्यू आपको देना ही देना है। इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर जैसे मैंने गैप के बारे में बताया, तो वो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो आप उन फैकल्टी के साथ डिस्कशन करके अच्छे से एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप मॉक इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे शर्माइए मत, जो भी अपने डाउट्स है अपना टाइम लीजिए और वहाँ पे उनको सारे अपने डाउट्स पूछे। कितना भी छोटा से छोटा डाउट हो, बिल्कुल शर्माना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये डाउट कैसे पूछूं, नहीं, जो भी है पूछो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फैकल्टी आप पे हंसेगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डाउट आपको खुद के डाउट्स वहाँ पे क्लियर करके लेने हैं, ठीक है। तो यही लास्ट का पॉइंट था कि आपको मॉक इंटरव्यू देना ही देना है। अब ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता था। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट्स है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ आई विल समराइज दीज पॉइंट्स इन इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी. So first point is, if you have a gap of 5 years or more than that, you need to prepare a proper answer to justify your gap. Okay, so if you have a gap of more than, let's say, 5 years, and you have not done any kind of graduation or formal education or certification course, or even if you have not worked anywhere, then you need to justify the gap. If you have done any of these things, then your gap is easily justified. But if not, then you need to prepare a proper answer, because it will give a negative impression if you are not prepared for this question. And this question will most probably be asked of you if you have a gap of more than 5 years. So I will suggest go for any mock interview and discuss this thing with the faculty who will take your interview, and prepare a proper answer for your gap. Now the next point is regarding your dress code for interviews. If you are a fresher, or it's been only 3 or 4 years since your graduation and you are appearing for the interview, then you don't need to worry about this point. But this point will be specially helpful for those students who have a gap of, let's say, 5 years or more than that. And also I will give you a disclaimer here that this is my personal opinion. Whatever I'm going to tell you, it's from my own experience. You won't find anyone telling this point anywhere on the internet. Okay, so what I would suggest, if you are confident enough in yourself, I would suggest don't wear a blazer. If you don't wear a blazer, that gives a sense of needfulness, and it will definitely help you to get a final or get a good score in your interviews. But let's say if when you reach the interview hall, or the venue of your interviews, and you see all the other candidates wearing a proper attire with proper blazer, tie, everything else, and you are overwhelmed or you feel underconfident, then you should go simply by wearing your blazer. But if you are confident enough in yourself, I would suggest don't wear a blazer. This will definitely help you in your interviews. And again, I will remind you here that this is a very unconventional advice, and this is
only from my own personal experience, and this is my personal opinion. So think about it properly, and only if you are confident, then only follow this advice. The third point is regarding your banking awareness. This includes your static banking as well as your current banking awareness. Okay, so these are the parts where you can create a different impression of yourself. You have to make an impression on interviewers. You have to show your level of understanding, and these are the perfect questions where you can show your level of understanding to your interviewers regarding your knowledge about banking. So usually what candidates do now, if they are asked about they are asked any question from static part or current affairs, let's say about some government scheme, they have mucked up some information or some definition, and they will simply say it there mechanically. So I would suggest, don't do this mistake in interviews. Prepare the answers for some, let's say some static part is there, like what is monetary policy, what are the different rates of monetary policy, what is priority sector lending, what is MSME, these kind of questions regarding your static banking. You should prepare them your own language. You should make your own answers that will give a different impression on your interviews, and it will definitely help you score good marks in interviews. Okay, this is the point about your banking awareness. And I would suggest here to go and watch a scene from Three Idiots movie about what is a machine. And you will definitely understand what I'm trying to say here. Now the last part is, I would suggest everyone, if it is possible, you can afford it, then go for mock interviews. I would suggest go for offline mock interviews. If it is not possible, at least give online mock interviews. It will definitely help you, because when you go to these interviews now, you have faculty which will cater to you personally. You can ask all your doubts, and don't be shy. Ask any doubt you have, whatever the doubt may be. What will happen? At most, the faculty will laugh on you. That's it. That's okay. You have to clear all your doubts before going to interviews. Otherwise, you will be confused in the interview when some googly questions will be asked. And that's why you should attend any kind of mock interview, let it be offline or online. It doesn't matter. Go for mock interviews. Personally, I would suggest you to attempt at least 2 mock interviews, and it will definitely help you score good marks in your interview. So these were some of the points I thought would be very helpful for your UCO LBO interviews. If you have any more doubts regarding interviews, you can comment them in the comment section. I will definitely answer. So that's it for this video. Thank you.